नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन आपकी बातचीत कर रहे थे एनसीईआरटी नोट्स एंड वन लाइनर जीके के बारे में। 8th क्लास की भूगोल विषय के अंदर अपन ने 2 क्लासें ले ली थी, जिसके अंदर उसके संपूर्ण नोट्स एंड जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चन थे, उनके बारे में अपन ने बातचीत कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो 2 क्लासें नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट इसकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी करके आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहां से आप इसको देख सकते हैं। आज अपन आपके तीसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जीके के क्वेश्चनों की बातचीत करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपन। पेन ले लेते हैं। ओके। अपना जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। वैसे इसकी मैंने विस्तृत क्लास मेरे स्कूल एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म पे डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपको विस्तृत क्लास देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं, और विस्तृत नहीं देखनी है और आपको डायरेक्ट नोट्स देखने और इसके अंदर एक भी चीज आपकी छोड़ी हुई नहीं है जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। देखो, प्राकृतिक रूप से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो आपका खनिज कहलाता है। सिंपल सीधी परिभाषा जो किताब के अंदर आपने दी हुई है, और ये नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करके तैयार किए गए जो अपने एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हुए। और आपका जो एनसीईआरटी से संबंधित स्टडी मटेरियल जो है आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं उन्हें, तो ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आप इसका जरूर देखें, जरूर पढ़ें, और पीडीएफ भी है वो आपको अवेलेबल होती रहेगी। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो खनिज का हो गया प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो खनिज होता है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होता है। ठीक है। और ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है। ध्यान रखना, खनिज जो है वो अपने आप प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना। उसमें मानव हस्तक्षेप कोई जरूरी नहीं है और ना ही मानव हस्तक्षेप करके उसको बना सकते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों अत्यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो ये है खनिज की पहचान कि भाई खनिज आपका मूड बन गया कि मेरे को खनिज का निर्माण करना, मेरे को सोना बनाना है, तो हर कोई व्यक्ति ऐसे सोना बना सकता है? नहीं, लेकिन बनता नहीं ना, वो एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद में खनिजों के प्रकार देखो, पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज मौजूद हैं। ठीक है। और संरचना के आधार पर, संरचना का मतलब है बनावट के आधार पर, है ना। बनावट के आधार पर अगर बात करें तो मुख्यतः खनिज एक तो धात्विक है और दूसरा अधात्विक खनिज। दो प्रकार है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना। देखो जैसे कि चार्ट बनाया वो दिख रहा है आपको, खनिज, खनिज के बाद में धात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लोह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है। अपन एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धात्विक खनिज। ठीक है। ये दोनों के अंदर अधात्विक अधात्विक हो गया, तो मैं आपकी जैसे पीडीएफ अपलोड करूंगा उस टाइम ये अधात्विक हटा दूंगा। ठीक है ना। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, देख लेना, कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ जैसे जो ऊष्मा और विद्युत सुचालित करती है, और इनमें जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। और धात्विक खनिज लोह एवं अलोह हो सकती है। लोह खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है, और अलोह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता। ठीक है ना। जैसे कुछ की बात करें तो आपके सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। तो देखो इसको सिंपली भाषा में समझो कि भाई धातु खनिज तो देख लिया कि खनिज पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। सबसे पहले देखें धात्विक खनिज को, तो धात्विक खनिज पहले तो कच्चे रूप में होता है, और धात्विक खनिज वो होता है जिसके अंदर ऊष्मा का संचालन होता है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है। और दूसरी विशेषता यह है कि उनके अंदर चमक पाई जाती है, वही धातु कहलाती है। और धातु को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है लोह धातु, दूसरी होती है अलोह धातु। लोह धातु का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर लोहे के अंश तथा मात्राएं पाई जाती हो। ठीक है। और अलोह धातु वह होता है जिसके अंदर लोहे के कण नहीं पाए जाते। और लोहे धातु के अंदर बात करें तो आपका लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इनके अंदर लोहा पाया जाता है। और अलोह की बात करें,
तो अलोह के अंदर लोहा नहीं पाया जाता। जैसे बात करें आपके सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये वे खनिज है जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, इसलिए इनको कहा जाता है अलोह धातु। ठीक है, उसके बाद में बात करें अधात्विक खनिज की, तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, यानी वे खनिज जो पृथ्वी से तो निकाले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर धातु की मात्रा नहीं होती, उसे कहते हैं अधात्विक खनिज। जैसे बात करें चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, इन खनिजों के उदाहरण है। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी एक प्रकार के अधात्विक खनिज है। ठीक है, शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। अब शेल क्या होता है, यानी खनिजों के अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का जो समूह होता है वो शेल कहलाता है। और शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। और अयस्क का अगर अपन सीधा उदाहरण देखें तो अयस्क का मतलब होता है खनिज का अशुद्ध रूप, यानी वे खनिज जिनका अशुद्ध रूप होता है ना, वो आपका अयस्क कहलाता है। और खनिजों का निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये खनिजों के निष्कर्षण का मतलब ये हुआ कि खनिज जो बाहर निकाले जाते हैं वो किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा निकाले जाते हैं। पहले खनन, प्रवेदन और आखनन। और खनन के अंदर भी दो विधि है, विवर्त विधि और कुपिकी खनन विधि। ठीक है ना, ये इस तरीके की दो विधियां खनन के अंदर है, उसके बाद में प्रवेदन और उसके बाद में आखनन। देखो, पृथ्वी के अंदर दबी शेल से खनिज बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ठीक है ना, तो वो जो ऊपर अपन ने देखी थी ना, वो सारी चीजों की बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ व्याख्या दी हुई है कि भाई पृथ्वी के अंदर दबी हुई जो भी शेल है, ठीक है ना, उनसे खनिजों को, शेल का मतलब होता है परत, ठीक है ना, उस परत से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी खनन कहलाती है। ठीक है ना, और खनिज जो कम गहराई पर पाए जाते हैं या कम गहराई पर स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जा सकते हैं, उसको बोला जाता है विवृत खनन। विवृत खनन यानी जो उस ऊपरी भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, और गहन वेदन जिन्हें कहते हैं, जो कूप कहते हैं, देखो गहन वेदन जिन्हें कूप कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे कुपकी खनन कहा जाता है। कुपकी खनन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो पृथ्वी के अंदर बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं, उन गहराई वाले खनिजों को बाहर निकालने के लिए अपने को एक कूप टाइप बनाना पड़ता है। कूप का मतलब पाइप डाल के ऐसे बनाना पड़ता है, तो वो एक कुएं टाइप हो गया ना, उसको बोला जाता है कुपकी खनन। तो कुपकी खनन मतलब बहुत ही गहराई पर मिलने वाले खनिजों से संबंधित है। उसके बाद में है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों से इनकी खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन भी कहा जाता है। तो ये जो आपका कुपकी खनन है, कूप खनन है, इसी को ही कहते हैं प्रवेदन। और कुपकी खनन के माध्यम से जो खनिज पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं वो है आपका पेट्रोलियम पदार्थ और आपकी प्राकृतिक गैस। ठीक है, उसके बाद में सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है उसे आखनन कहते हैं। तो खनन प्रक्रिया, विवृत प्रक्रिया, देखो विवृत और आखनन दोनों एक दूसरे से काफी संबंधित है। विवृत का मतलब क्या हुआ कि वे खनिज जो कम गहराई पर स्थित होते हैं और जिनको ऊपरी पृष्ठीय जो स्तर है उसको हटा करके निकाला जा सकता है। और आखनन भी वही है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा या फिर आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है ना, और कुपकी और प्रवेदन एक ही दूसरे से संबंधित है और खनन एक आपकी अलग चीज हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो महाद्वीपों के नाम आ रहे हैं, इन महाद्वीपों के नाम इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए क्योंकि ये अपनी एनसीईआरटी की 8th क्लास की जो पुस्तक है उसके अंदर दे रखा है कि विश्व के अंदर खनिजों की दृष्टि से कौन से महाद्वीप की क्या स्थिति है। तो ये थोड़ी मोटा मोटी अपन इसके अंदर देख लेंगे। सबसे पहले कॉर्नर के अंदर एक चीज दी हुई है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। तो ये जो स्विट्जरलैंड देश है इसके अंदर कोई भी खनिज है ही नहीं, बिल्कुल सब ऐसे ही है, कोई खनिज वनिज उपलब्ध नहीं है। अब अपन बात करें एशिया महाद्वीप की 1 नंबर पे, देखो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क भंडार है। अब देखो एशिया महाद्वीप में चीन और भारत के पास लौह के अयस्क भंडार काफी मात्रा में उपलब्ध है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमीनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे का उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे यूरोप पे बात करें तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का काफी अग्रणी उत्पादक देश रहा है, मतलब अग्रणी उत्पादक महाद्वीप है। और इसके अंदर बात करें तो रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है,
लो एस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज भी यहाँ पे अपने मिलते हैं। उसके बाद में बात करें उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ-कहाँ है? एक तो है ग्रेट लेक के उत्तर में, ये 3 क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में। एक तो है ग्रेट लेक के उत्तर में, उसके बाद में कनाडियन शील्ड प्रदेश, ठीक है, कनाडियन कनाडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश के पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर खनिज पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे खनिज विद्यमान है। सबसे पहला क्षेत्र है वो है आपका ग्रेट लेक के उत्तर में, दूसरे नंबर पे है कनाडियन शील्ड प्रदेश, चौथे और तीसरे नंबर पे है आपका अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, और यहां से आपका मिलता है लोएस्ट, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। और कनाडियन प्रदेश के अंदर तो होता है आपके निकल का, सोना, यूरेनियम, तांबा। और अगर कनाडियन शील्ड प्रदेश की बात करें के बाद में अगर अपलेशियन क्षेत्र की बात करें तो अपलेशियन क्षेत्र के अंदर आपके कोयले का मिलता है और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के निक्षेप देखने को मिलते हैं। और इधर देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि अंदर देखो हीरा एक दुर्लभतम, हरा हीरा जो है वो एक दुर्लभतम आपका खनिज है या दुर्लभतम हीरा है, यानी बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है ये हीरा। और विश्व की प्राचीनतम शैल प्राचीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात ये। ध्यान रखना, विश्व की सबसे पुरानी खनिज जो शैल है या खनिज परतें हैं वो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। और आपका स्कॉटलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज नहीं पाया जाता। और हरा सोना एकमात्र ऐसा सोना है जो बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है या फिर एक प्रकार की दुर्लभतम धातु है या फिर हीरा है, ठीक ना, दुर्लभतम खनिज कह सकते हैं। आगे देखो, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये चीज ध्यान रखना, ब्राजील है जो विश्व के अंदर उच्च कोटि के लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अंदर बात करें, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है और चिली और जो पेरू है वो तांबे के अंदर काफी अग्रणी उत्पादक देश है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन में सबसे बड़े उत्पादक है और ब्राजील और बोलिविया जो है विश्व में सबसे अधिक टिन उत्पादक देश है। और दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, अबस्टेट्स और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। और खनिज तेल वेनेजुआ, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। बाद में बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में काफी धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन होता है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के सबसे बड़े भाग उत्पादित करते हैं। ये जिम्बाब्वे और जायरे जो है वो विश्व में काफी बड़े उत्पादित सोने का उत्पादन करते हैं। तांबा, लो एस्क, क्रोमियम, तांबा, लो एस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अमेरिका में पाए जाते वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। और साइड में इधर देख लो, खनिज के उपयोग क्या क्या है, तो देखो कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन आपके क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर जो आपका सिलिकॉन प्राप्त होता है या सिलिकॉन का जो यूज होता है वो अपने को किस खनिज से प्राप्त होता है, तो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जिसे उसे एस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज और बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों में किया जाता है। तो ये चीज भी आप थोड़ी ध्यान रखना। और खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो खनिज जो है वो आपका एक प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं और धातुओं का पुनर्चक्रण अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। देखो पहली बात तो खनिज आपका अनवीकरणीय संसाधन है जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, ठीक है। और धातुओं का पुनर्चक्रण, किसका चक्रण? पुनर्चक्रण धातुओं का जो एक बेस्ट तरीका है जिससे अपन खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? विभिन्न खनिज निक्षेपों अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अंदर खनिजों की क्या स्थिति है? देखो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान प्राप्य रूप से सुप्रसिद्ध है। टार्स अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स के निकट लौह के महत्वपूर्ण निक्षेप का पूर्व अनुमान किया गया है। लो एस्क सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। और ये आपका पुनर्चक्रण यानी धातुओं का अगर अपन पुनर्चक्रण करते हैं, पुनः का उपयोग या कम प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका जो होता है वो आपके खनिजों का संरक्षण होता है। अब बात करें शक्ति संसाधन की, तो शक्ति संसाधन के अंदर देखो ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से
परंपरागत और गैर परंपरागत में विभाजित किया जाता है। शक्ति का मतलब ऊर्जा ही होता है और ये जो ऊर्जा के संसाधन है इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले अपन देखेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर खनिज तेल। खनिज तेल, खनिज तेल के लाभ और हानि क्या है, प्राकृतिक गैस की लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है ना। तो पहले खनिज तेल के लाभ देखो भाई, इन्हें आसानी से परिवहनीय किया जा सकता है और पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है। और प्राकृतिक गैस की बात करें तो आसानी से पाइपलाइन के द्वारा इनको परिवहनीय किया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से भी सस्ता है। लेकिन हानि क्या है, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो सकता है। देखो, तेल अगर समुद्र के ऊपर ढुल जाए तो दिक्कत हो जाएगी, समुद्री जीव है जो सारे नष्ट हो जाएंगे। और गैस की, अगर गैस रिसाव की बात करें तो इसको ऑक्सीजन को दिक्कत हो सकती है वायुमंडल में, या फिर वायुमंडल में आग वगैरह ऐसी घटना हो सकती है। और उसके बाद में बात करें, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो सकती है। देखो, अगर ये गैस विस्फोट हो जाए और अगर पूरे आसमान में ये गैस बिखर जाए तो इससे होने वाली वर्षा है वो अम्लीय वर्षा हो सकती है, या वर्षा के ऊपर डिपेंड सॉरी प्रभाव पड़ सकता है कि भाई जो उसके अंदर पानी आ रहा है बारिश का वो थोड़ा दिक्कत वाला हो, या फिर प्रदूषण मुक्त हो जाए, ठीक है ना। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है और जो नया ईंधन है उनको थोड़ी नए तरीके से प्रयोग करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि अपन सब पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं। अब नई आ गई इलेक्ट्रिसिटी वाली आ गई तो उसको चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये चीज है। उसके बाद में और अन्य बात करें ईंधन की, ऊर्जा संसाधन के अंदर ईंधन की बात करें तो लाभ क्या है और हानि क्या है। देखो, लाभ तो ये है कि सुप्राप्य बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है भाई साहब, सुबह उठ के जाओ खेत के अंदर लकड़ी वकड़ी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुसंख्यक लोगों को ये ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाने में बहुत ही अधिक है, और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और निर्वनीकरण करता है। निर्वनीकरण का मतलब ये वनों को नष्ट करता है, और हरित गृह प्रभाव का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ावा देता है। प्रदूषण फैलाने का मतलब धुआं होगा तो प्रदूषण फैलेगा ही, और संग्रहण में अधिक समय लगता है। भाई साहब, कुचरा लावण में जाओ घरे थे टाइम लागे कौन लागे। मारवाड़ी में जितने भी गांव में लोग रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पहले, मैं मेरे जमाने की बात करूं, मैं भी इतना कोई ओल्ड नहीं हूँ, मतलब अपन गांव में जाते थे जब छोटे थे तो सभी को जाना पड़ता था बलीता लाने के लिए, तो उनको चुगने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। आगे बात करें कोयले की, तो कोयले के लाभ और हानि क्या है। विस्तृत रूप से उपलब्ध है कोयला, ठीक है, और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, और प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और परिवहन के लिए भारी है। कोयले का अपन परिवहन के लिए काफी भारी साबित हो सकता है। जल विद्युत की बात करें तो ये आपका प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है, ठीक है ना। जल विद्युत का मतलब क्या हो गया, जल विद्युत का मतलब प्रदूषण से मुक्त है, ठीक है, और सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। और हानि की बात करें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, बिल्कुल सही है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है। निम्न क्षेत्र का जल प्लावन से संबंधित दिक्कत रहती है और स्थापित करने में काफी खर्चीला है, ठीक है। तो ये तो हो गए ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। आगे देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। और जीवाश्म ईंधनों की बात करें तो आपके कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन होता क्या है, यानी वे ईंधन या वे खनिज जो हजारों सालों से पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के अंदर या धरती के अंदर आपस में दब गए थे, और दबने के बाद उनके अवशेषों से जिन खनिज पदार्थों का निर्माण हुआ है उन्हें कहा जाता है जीवाश्म खनिज। और जैसे बात करें कोयला, तो कोयला आपके पेड़ पौधों के जीवाश्म से बना है। पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो ये आपके जीव के अवशेषों से बना है, जिसमें मछली की मुख्य योगदान या फिर मुख्य भूमिका रहती है। उसके बाद में देखें कोयला, कोयला जो आपका ऊर्जा संसाधन है वो यह बहुतायत पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है, और इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उसके साथ साथ घरेलू ईंधन के साथ में उद्योग जैसे लौह और इस्पात वाष्प इंजनों विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है, और इसका उपयोग एक तो घरेलू ईंधन में किया जाता है, और लोह गलाने वाली जो भट्टियां होती है, बड़ी बड़ी लोह इस्पात उद्योग होते हैं, वहां पे किया जाता है। वाष्प इंजन, पुराने जमाने में जो कोयले से चलने वाले जो इंजन थे, भाप इंजन, उनमें किया जाता है। और विद्युत उत्पादन में भी कोयले का उत्पादन उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त जो विद्युत होती है उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है, ध्यान रखना। कोयले से अपने को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। और कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों पर में दबने से बना है। और कोयला इसलिए अंतर अंतर अंतहित धूप के रूप में जाना जाता है। देखो, कोयला जमीन के अंदर दबने के कारण बना है, इसी कारण ये कोयला जो है अंतहित धूप के रूप में जाना जाता है।
विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अमेरिका और फ्रांस है। बात करें अगर उसके उत्पादन में कोयले के, तो कौन है? देखो सबसे ज्यादा चीन में उत्पादन होता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अमेरिका और फ्रांस। और भारत के संदर्भ में देखें कि कोयला का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। भारत के अंदर देखो कहाँ कहाँ है, तो रानीगंज जो आपके पश्चिम बंगाल में है, और झरिया, धनबाद और बोकारो जो आपके झारखंड के अंदर स्थित है। ठीक है। पेट्रोलियम और उनसे बने पदार्थों को काला सोना कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बने उत्पाद बहुत ही अधिक महंगे बिकते हैं, इस कारण इनको काला सोना कहा जाता है। शब्द उत्पत्ति के अंदर देख लो, पेट्रोलियम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अंदर पेट्रा तथा ओलियम शब्द से हुई है। पेट्रा का अर्थ होता है शेल और ओलियम शब्द का अर्थ होता है तेल, इसलिए ये क्या बन गया? पेट्रोलियम। ठीक है ना। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। पेट्रा तथा ओलियम, पेट्रा का अर्थ होता है शेल और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है ना। और संपीड़ित प्रकार गैस जो है वो आपके सीएनजी का पूरा नाम है। एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। और अभी अपन जल विद्युत के अंदर देखेंगे, उससे पहले आप जल विद्युत का ये चित्र देख लीजिए कि किस तरीके से जल विद्युत का उत्पादन होता है। काफी बड़ी मात्रा में प्यास लग रही है, बट हम बोतल भर के नहीं बैठे, बाद में पियेंगे। हाँ, जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब तो समझ गए होंगे कि भाई पानी से बिजली बनाई जाती है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइपलाइन के द्वारा बहता जल नीचे इसके टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत कहलाती है, जो कि आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। अब इसके आगे जो ये जल यहाँ से ये निकल जाता है ना, ये आगे कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा है जो आपके जल विद्युत से उत्पादित किया जाता है। ध्यान रखना ये चीज थोड़ा। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश की बात करें तो प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील और आपका चीन जो है जल विद्युत के अंदर अग्रणी उत्पादक देश हैं। भारत में जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल कहाँ कहाँ है? भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी। क्या चीज? दामोदर नदी घाटी। ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखो, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना क्या है? सलाल परियोजना जम्मू का और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक परियोजना है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर सलाल सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर और रियासी जिले में। और ये भारत की पहली पन बिजली परियोजना थी, जैसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत बनाया था, जिसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1978 में हुए समझौते के बाद में किया गया। बांध के निर्माण में लगभग 5 साल लगे थे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाई गई भारत की पहली पन बिजली परियोजना है। और ये भारत और कश्मीर में सिंधु जल नदी के लेकर कोई एक समझौता हुआ था, उसके कारण उसी समझौते के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया और बनाया गया। और बात करें विश्व के अंदर पहले जल विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में, और तो सबसे पहला देश जो है वो आपका नॉर्वे है। और नॉर्वे के अंदर विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन किया गया। इसीलिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आपका देश आ जाएगा नॉर्वे। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की या स्रोतों की। तो गैर परंपरा, इतने देर तो परंपरागत देख रहे हैं, अब गैर परंपरागत देख रहे हैं। तो गैर परंपरागत में सबसे पहले आपकी पवन ऊर्जा है। हानि क्या क्या है और लाभ क्या है? सबसे पहले लाभ देखो, प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद में विद्युत उत्पादन कम लागत पर किया जा सकता है और सुरक्षित और साफ है। और हानि की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण है, पवन चक्कियों को स्थापित करना काफी महंगा हो जाता है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारणों में संकेतनों में व्यवधान है, बिल्कुल पक्षियों के लिए हानिकारक है। तो ये है आपकी पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। और ये चीजें बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके तुलनात्मक अध्ययन करके इनका पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा की बात करें तो लाभ समाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल इसको आप समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही मात्रा में ये उपलब्ध रहती है। ठीक है ना। हम्म उसके बाद में आगे देखो बायोगैस। देखो
बायोगैस क्या है और बायोगैस के अंदर लाभ और हानि देख लो। कम लागत पर उपलब्ध है, उपयोग में आसानी है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। और हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है बायोगैस। और उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा देखो तो स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है भूतापीय ऊर्जा। और हानि की बात करें शहर से बहुत दूर स्थापित होने के कारण ये विद्युत वहन काफी खर्चीला हो जाता है। अब इसमें कुछ वन लाइनर के रूप में मेरे को अच्छे से कुछ इसके अंदर दिखा मैटर, तो मैंने इनको कॉपी कर लिया, तो वो भी देख लो। पवन ऊर्जा जो है एक समाप्य ऊर्जा संसाधन है। और पवन फॉर्म कहाँ है? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में काफी उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो प्राकृतिक तौर पर प्राप्त जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो आपकी परमाणु ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप। और भारत में अगर बात करें तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार का निक्षेप है। और थोरियम विशाल मात्रा में बात करें तो केरल के मोनोजाडट बालू के कण हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कल्पकम में है, और महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में केगा नामक जगह है, वहां पे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए। तो ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए आपको कि भारत में कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुरा, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा, और कर्नाटक में केंगा। ठीक है, आगे देखो भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि होती जाती है, और ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के साथ साथ नहाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। तो जमीन के अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। देखो जो आपका यूएसए है, इस यूएसए के अंदर यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का तो मणिकरण, और लद्दाख के अंदर पुंगा घाटी है, वहां पे भूतापीय ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। ज्वार ऊर्जा की बात करें तो ज्वार ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं, और विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन आपके फ्रांस के अंदर निर्मित किया गया है। ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे से संबंधित होती है। और ज्वारीय ऊर्जा के अंदर पहला ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो आपके फ्रांस के अंदर स्थापित किया गया है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये ज्वारीय क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और भारत के अंदर बात करें तो कच्छ की खाड़ी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में बायोगैस है। देखो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, और इसे बायोगैस कहते हैं। यानी जो कूड़ा करकट से गैस बनाई जाती है ना उसको बायोगैस कहा जाता है, जिसको अपन बचपन में बनाते थे, जैसे गाँव में तो बनाते थे, उसको गोबर गैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा जल विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। ठीक है ना, तो ये बायोगैस से संबंधित जानकारी थी। और अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न या फिर वन लाइनर जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सब की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले इस पुस्तक के अंदर जो दिया है मैंने उनको सम्मिलित किया। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो सबसे ये जो है ना गे ऑप्शन, वे असमाप्य होते हैं, ये कहीं जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं, तो ये कथन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से विश्व के तांबा अग्रणी उत्पादक देश है? चिली और पेरू जो है वो आपके तांबा के अंदर काफी उत्पादक है। और निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? तो घ ऑप्शन राइट है, वो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी ऊर्जा है वो ज्यादा खपत होगी। ठीक है, अब अपन फटाफट वन लाइनर के जो क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से क्लास ले रहा हूँ, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है और बोतल में अंदर भर के बैठा नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो मैं आपकी क्लास छोड़ के तो जा नहीं सकता। ठीक है, 36 कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेना। खनिजों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, धात्विक और अधात्विक खनिज। वे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उनमें
चमक होती है वो क्या कहलाते हैं, वे कहते हैं आपके धात्विक खनिज या फिर धातु कहलाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, नमक, बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि किस प्रकार के खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि किस प्रकार के खनिज है, तो ये भी आपके अधात्विक खनिज है। और अधात्विक के अंदर बात करेंगे तो कौन से हैं, ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना। खनिजों का निष्कर्षण करने कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से, खनन, प्रवेदन और आखनन। पृथ्वी के अंदर दबी शेल से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण करने की जो विधि होती है वो आपकी प्रवेदन या फिर कुप की विधि होती है। पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा खोद कर निकाला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आखनन कहा जाता है। ठीक है ना। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। कालगुरली और कुलकार्डी का संबंध किससे है, तो ये सोने की खदानों से संबंधित है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है, क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से। और खनिज किस प्रकार के संसाधन है, तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है और जिनका भंडार सीमित है वो क्या कहलाते हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना, वो आपके परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है, तो तापीय ऊर्जा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष धूप के नाम से कौन से खनिज को जाना जाता है, तो कोयले को जाना जाता है। झरिया, धनबाद व बोकारो कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपके झारखंड के अंदर स्थित है। देश का प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम व उसके उत्पादकों को काला सोने के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। बॉम्बे हाई का संबंध किससे है, पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल निकलता है। भारत की कौन सी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपकी कृष्णा व गोदावरी नदियां हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, नॉर्वे है। विश्व का पहला सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा चालित बस हवाई अड्डा कौन सा है, तो स्कॉटलैंड है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कौन शामिल है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, भारत में थोरियम के खनिज कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो केरल के अंदर मोनोजाइट बालू के कण है वहां से प्राप्त हुए। भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पकम कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और केंगा कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। और भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर कोटा में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रमुख परमाणु केंद्र नरोरा कहाँ है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो यूएसए और यूके के अंदर स्थापित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पुंगा घाटी जो आपके लद्दाख के अंदर स्थित है वहां पे स्थित है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो फ्रांस के अंदर इसको स्थापित किया गया। भारत किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, तो कच्छ की खाड़ी वाले में प्रचुर संभावना है। और जैविक अपशिष्ट को किस माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बायोगैस के माध्यम से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थे आपके तीसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स और जीके के प्रश्न। मिलेंगे आपके चौथे अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसके कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन को जरूर देखें क्योंकि वहां पे मैंने कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दे रखी है। मिलेंगे अपन चौथे अध्याय में, तब तक के जय हिंद।